बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारी आज की ट्रेनिंग का टॉपिक SLO बेस्ड टीचिंग है। जैसा कि आजकल आप सब हर जगह पर यही बात सुन रहे हैं कि SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक अब जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो SLO बेस्ड है। तो SLO बेस्ड टीचिंग किस तरह से की जा सकती है, आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मुख्तसर और आसान तरीके से एक टीचर किस तरह से SLO बेस्ड टीचिंग को अडॉप्ट कर सकती है। SLO बेस्ड टीचिंग से मुराद स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक पढ़ाया गया मवाद है, या जो भी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी आउटकम्स क्या हैं उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, और वो आउटकम आप अपनी तमाम क्लास से हासिल भी कर सकें। बुनियादी तौर पर पढ़ाने का मकसद हमेशा यही होता है कि आप जो कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ उसको याद ना करवाया जाए, यानी कि लर्निंग बेस्ड टीचिंग ना हो, बल्कि वो एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग हो। और इसी को SLO बेस्ड टीचिंग कहा जाता है, जिसके मुताबिक इस वक्त हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम आ चुका है। आपके सामने एक कोन है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी की लर्निंग कोन है, जो आपको ये बता रही है कि सबसे पहले अगर हम इस पैरामेडियस कोन के टॉप को देखें तो ग्रीन कलर के सेक्शन में रीडिंग लिखा हुआ है। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ रीडिंग के थ्रू पढ़ाएं तो उसका इफ़ेक्ट या उसकी लर्निंग या उसका आपके ऊपर जो असर रहता है वो 2 हफ्ते के बाद सिर्फ 10% आपको याद रहता है, यानी कि 100% में से सिर्फ 10% आपको याद रहता है जो कुछ आपने रीडिंग के थ्रू पढ़ा होता है। हियरिंग वर्ड्स, अगर आपने सुना हो, यानी किसी और ने रीड किया और आपने उसको सुना, तो इससे आपकी 2 स्किल्स इन्वॉल्व हो गए। आपने देखा और सुना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या रिमेंबरिंग है बेसिकली वो रह जाती है 2 हफ्ते के बाद 20%। ये सिर्फ 2 हफ्ते के बाद का डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस। अगर 2 हफ्ते से और ज़्यादा टाइम गुजर जाए तो ये रेशो, ये परसेंटेज और कम हो जाएगी। और डेफिनेटली जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के 2 हफ्ते बाद तो एग्ज़ाम नहीं होता। 2 हफ्ते बाद क्लास टेस्ट तो हो सकता है जिसमें अक्सर अच्छे नंबर आ जाते हैं और एग्ज़ाम में जाके मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। और इसी बात पर पेरेंट्स और टीचर का एक बहस चलती रहती है कि टेस्ट तो बहुत अच्छे थे, एग्ज़ाम कैसे अच्छा नहीं हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आ रही है। सीइंग, देखने से, अगर आपके सीइंग एबिलिटी भी इन्वॉल्व हो जाए उसके अंदर तो वो रेशो परसेंटेज में 30% तक रह जाती है आपकी रिमेंबरिंग, कि आपने उसको कोई कहीं से विजुअलाइज किया, कोई ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा कि जिसको आपने देख भी लिया वीडियो के थ्रू या किसी ऑपरेटर्स के थ्रू। तो रीडिंग हियरिंग के साथ साथ आपकी वॉचिंग भी इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एन एग्जिबिट, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन ऑन लोकेशन। ये एक अलग अलग पॉइंट्स हैं जो सारे इस ऑरेंज कलर के पोर्शन में लिखे हुए हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है सीइंग से भी, क्योंकि इसमें 50% हमें याद रहता है उसका जो हमने देखा और सुना। इसके समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई भी कार्टून वो देखते हैं तो उसकी स्टोरी क्या थी, उसके अंदर डायलॉग्स क्या थे, उसके कैरेक्टर्स क्या थे, उनकी अपीयरेंसेस क्या थी, सिर्फ एक बार देख लेने से आपको वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहती हैं वो चीज़ें। तो ये उस किस्म का एक सीन है कि अगर आप उस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें, ऑन द लोकेशन चीज़ों को करें, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल करें। अगर आप कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उनके सामने, उसके बाद उसके आउटकम्स उनसे शेयर करें, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिसकी जो लर्निंग इफेक्ट है वो 2 वीक्स के बाद ऑलमोस्ट 50% होंगे। पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन, गिविंग अ टॉक, क्लास में जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसके ऊपर आपने एक डिस्कशन सेशन भी रखा जिसमें हर बच्चे ने अपना इनपुट डाला। तो रीडिंग तो ये थी कि जो मवाद किताब में लिखा हुआ था, चैप्टर का जो कंटेंट था वो आपने पढ़ लिया देखकर। डिस्कशन वो होगी कि जो हर बच्चा उसके अंदर अपना इनपुट डालेगा। तो इनपुट जो है डालने के लिए आप खुद भी सोचेंगे,
इसके साथ साथ आप दूसरों की भी सुन रहे होंगे, और जैसे जैसे आप अपने इर्द गिर्द डिफरेंट ओपिनियंस उसके बारे में सुन रहे होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, तो उस तरह से आपकी अपनी राय जो है साथ साथ कभी बदल रही होती है, कभी इम्प्रूव हो रही होती है, या कभी आपको लग रहा होता है कि नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर पता है जो सारे लोग ये बोल रहे हैं। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है, और हर आने वाली डिस्कशन की जो उसमें इनपुट आ रही होती है, उस इनपुट के ऊपर अपनी एक अंदर एक इनपुट एक रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो आप देखेंगे माइंड इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा हो जाती है इस तरह के मौके पर। अगर हम क्लास डिस्कशन के लिए बच्चों को टाइम दे दें, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस पर, तो 70% हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी परसेंटेज है ये। और लास्ट में है हमारे पास डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस डूइंग द रियल थिंग्स। ये भी मोर और लेस उस एक्सपेरिमेंट की तरह है या उस मूवी की तरह है कि अगर आप उस टॉपिक के ऊपर कोई छोटा सा रोल प्ले करवा लें बच्चों से, तो वो उनको 90% तक से एंड डू के कैटेगरी से उनको 90% तक याद रहती है कि रोल प्ले, यानी जो हम लास्ट में ये बात करें जिसकी डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इट डजेंट मीन्स कि आप उसको कोई मूवी दिखा दें या कोई वीडियो दिखा दें, वो हम ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारा ऑरेंज पोर्शन है इस पैरामिड का। तो रोल प्ले से मुराद ये है कि जो आप उनको पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको हैज़ एंड हैव पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट देने के लिए एक हैज़ और एक हैव का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा के, उस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स, हम उन डिटेल्स में भी नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास जो ये स्लाइड है, इसने हमें ये बताया कि एनालिसिस क्या कहता है हमारी मेमोरी के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एनालिसिस तो ये कहता है हमने इसको अचीव कैसे करना है, और उसको अपने लेटर ऑन जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर या लेसन बाय लेसन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ। SLO बेस्ड टीचिंग के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी की कुछ डोमेन्स है आपके सामने। इस वीडियो को यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपनी बुक का कोई लेसन लें, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, उसको ध्यान से रीड करें। रीड करने के बाद बुक अपने पास रखें, एक पेंसिल हाथ में लें और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि SLO बेस्ड टीचिंग के लिए जब आप एक लेसन पढ़ा रहे होंगे, क्लास में रीडिंग करवा रहे होंगे, एज पर प्लानिंग आपको रीडिंग मिली है और ये रीडिंग का दिन है और आप क्लास में रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करते वक्त ऐसी कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करनी है कि वही रीडिंग के दौरान ही आपके जो SLOs हैं वो आपको अचीव होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जब आपने रीडिंग कर ली, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया, अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे साथ। तो हम इस डोमेन्स में जो सबसे बॉटम पे हमारे पास डोमेन है रिमेंबरिंग, जो साइज में सबसे छोटी आपको शो हो रही है, ये डोमेन आपको बताती है कि आपने जो लेसन पढ़ा उसमें से ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनका ताल्लुक याददाश्त से है, जिसमें आप कोई चीज़ बदल नहीं सकते, कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बस आपने एज इट इज़ याद रखना है। वो कोई वाक़यात हैं, शख्सियात के नाम हैं, तारीखें हैं, कोई फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपने उनको रिमेंबर करना है, या कैरेक्टर्स हैं, तो वो रिमेंबरिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर आप अपनी उस किताब के अंदर एक्सरसाइज को देखे बगैर अपनी मर्जी से 2 से 3 ऐसे सवालात अपनी टीचर्स कॉपी के ऊपर या एक पेज साथ उसके अटैच करें और उसके ऊपर लिखें, जिनका जवाब रिमेंबरिंग की कैटेगरी में आता हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी लेसन पढ़ा और वो किसी शख्सियत के बारे में, अगर आप उर्दू या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो कब पैदा हुए, वो कब फौत हुए, या उन्होंने कितने एजाज़ात जीते, अगर इस तरह का कोई आपका टॉपिक था, तो ये रिमेंबरिंग की कैटेगरी में आने वाले सवाल हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी याददाश्त से है। ऐसे 2 से 3 सवाल आप लिखें। यही चीज़ जब आप बच्चों को लेसन की रीडिंग करवा रहे होंगे, तो उस वक्त आपके जहन में ये चीज़ चल रही होनी चाहिए कि इस लेसन में हर जो लाइन बच्चा पढ़ रहा है, वो लाइन किस कैटेगरी में फॉल करती है, किस डोमेन में फॉल करती है। आया रिमेंबरिंग की डोमेन में फॉल करती है, अभी आपने इसको देखा। इसी तरह से आगे आप अंडरस्टैंडिंग पे चले जाते हैं ऊपर, समझा क्या, सेंस क्या डेवलप किया आपने उससे। अगर आप बच्चों को कोई अखलाकी तरबियत वाला लेसन पढ़ा रहे हैं, या आप उनको एडिशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी और सब्जेक्ट है आपका जिसमें क्योंकि कोई भी लेसन या कोई भी टॉपिक बगैर मकसद के नहीं पढ़ाया जाता, उसकी लर्निंग आउटकम ज़रूर होती है, उसमें कोई ना कोई सबक या लेसन ज़रूर होता है। स्ट्रेंजर्स के हवाले से आपने कोई लेसन पढ़ाया, तो ये वो इंटरप्रेट क्या करेंगे उससे कि क्यों उन्होंने ये लेसन पढ़ा। मिसाल के तौर पर अक्सर बच्चे और टीचर्स ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं
ये सब्जेक्ट पढ़ाने का क्या फ़ायदा, फलां टॉपिक पढ़ाने का क्या फ़ायदा, क्यों कि अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होगी और आगे जो नेक्स्ट हमारी डोमेन अप्लाइंग की है, जब तक वो बात समझ नहीं आएगी तो वाकई हम ये कहते रहेंगे कि पैसे गिनना तो अनपढ़ को भी आ जाता है, फिर इतना मैथ्स क्यों पढ़ाया जाता है वाली जो बात है वो फिर हमारे अंदर कायम रहेगी। तो इंटरप्रेट करना कि ये लेसन क्यों इस किताब में डाला गया, ये क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक पार्ट है। तो अब आपके पास 2 डोमेन्स इस वक्त आ चुकी हैं। अब आप 2 सवाल या 3 सवाल अब ऐसे मज़ीद लिखें कि जिसका ताल्लुक आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से हो, जैसे मरकज़ी ख्याल समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना, कोई अदर टाइटल इसके अलावा ढूंढना, इससे मुख्तलिफ कोई स्टोरी एंडिंग क्रिएट करना, या इसी से मिलती जुलती एक और स्टोरी क्रिएट करना जिसमें कैरेक्टर्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं, एंडिंग और स्टार्टिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में आती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के टीचर हैं। उसी तरह से जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंटरप्रिटेशन लेवल भी बड़ा होता जाएगा। चाहे आप एक ही टॉपिक पढ़ें, जैसे मिसाल के तौर पर हमद का टॉपिक आप क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग क्लास 1 2 3 की वो कभी भी नहीं हो सकती जो 10th की है। इसी तरह से 9th 10th की उतनी लो नहीं हो सकती जो हम 1 2 3 से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपने अंडरस्टैंडिंग के 3 सवाल लिख लिए। ये सवाल जनरेट करना आपकी अपनी क्रिएटिविटी है और सबसे पहले आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो लेसन आपने पढ़ाया क्या आप समझ रहे हैं कि जो इसके अंदर जितनी भी लाइंस या जितने भी पैराग्राफ्स इसके अंदर है उसमें से रिमेंबरिंग वाला पोर्शन कितना था। और महज आपको मैंने तो सिर्फ 2-3 सवाल निकालने के लिए कहा है, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आपने लिख लिए यकीनन। अब आप अप्लाइंग पे बात करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन कि आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या क्रिएट कर सकते हैं, उससे क्या उसका इस्तेमाल में ला सकते हैं। एडिशन अगर आ गई आपको तो रिबन के मुख्तलिफ पीसेज अगर थे और उनकी लेंथ इतनी थी तो उनका जोड़ कर कुल लेंथ कितनी होगी, या अगर कुल रिबन इतना था और इतना इस्तेमाल हो गया तो बाकी कितना रह गया वाली जो बात है वो अप्लाइंग की कैटेगरी में आती है। ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक आपका अप्लाइंग की कैटेगरी में या अप्लाइंग की डोमेन में आए, लेकिन अगर आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जिसकी एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पर हमने स्ट्रेंजर्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो अप्लाइंग वाला टॉपिक है, उसको स्ट्रेंजर्स के बारे में अगर कोई आपने पढ़ा, उसने अखलाक के बारे में आपने कोई पढ़ा या कोई और चीज़ आपने पढ़ी, तो उसमें आपका अगर अप्लाइंग वाली डोमेन आ रही है तो आप देखेंगे कि क्या अप्लाई होता है उसको, और वो सवाल, उससे रिलेटेड सवाल आप अपने जहन में उठाएंगे। सवाल बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप किताब के जो रीडिंग का जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसके ही अल्फाज आप उठाएंगे, नहीं, अल्फाज आपके अपने होंगे। सिर्फ जवाब उस लेसन में से आपको मिलेगा, चाहे वो रिमेंबरिंग का जवाब है या वो अंडरस्टैंडिंग का जवाब है या वो एप्लीकेशन का या अप्लाइंग का जवाब है, वो जवाब आपको किताब से मिलेगा। सवाल आपने खुद क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ अब तक अगर आपने हर डोमेन के 2-2 सवाल भी बनाए हैं तो इस वक्त आपके पास 6 सवालात बन चुके हैं, और ये सवालात आपको मदद कर रहे हैं आपकी रीडिंग की, लेसन की हर लाइन को समझने में कि इस लाइन का, इस जो ये एक सिंगल लाइन लिखी हुई है और साथ रिलेट कर रही है पूरी स्टोरी और आगे एक स्टोरी बनती जा रही है, एक सेंटेंस का मकसद क्या है इस स्टोरी के अंदर या इस स्टोरी का इस किताब के अंदर। जब यहाँ तक आप क्लियर हो गए, आपको अप्लाइंग तक समझ आ गई, तो उसके बाद फिर हम उस डोमेन में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखते हैं क्रिएटिंग की डोमेन आती है। जब आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक की पिक्चर बनाकर फिगर आपको, मेरे ख्याल में अगर आप इसको ही देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डोमेन आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। कि आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद है बिखरे हुए एक बैग में, आप वो 10 लोगों को दे दें और उनको कहें कि कुछ भी एक चीज़ बना दें और आप उनको कुछ भी ना बताएं तो वो एक अलग चीज़ बनाएंगे, वो उनके अपने माइंड की क्रिएशन होगी। तो अब जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो लेसन आपने पढ़ा या आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो कुछ नया क्या क्रिएट कर सकते हैं। उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आ रही है जो उसको पढ़ने के बाद उससे पहले उनके दिमाग में नहीं थी, और वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। जब आप उनको उसका प्रीवियस नॉलेज देकर उस टॉपिक पर लेकर आएंगे, चैप्टर का एक अच्छा सा स्टार्टिंग करेंगे जो स्टार्ट उनको उस चैप्टर की तरफ लेकर आएगा, और रीडिंग में उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, डिफ़िकल्ट लाइंस को, और साथ साथ जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो फिर वो क्रिएट करने के काबिल होंगे। सिर्फ रीडिंग करने के बाद, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, तो वो रीड ही कर सकेंगे फिर, और अगर कोई और रीड कर रहा है, उन्होंने सुन लिया, तो फिर वो रीडिंग और लिसनिंग ही रह जाएगी। या अगर आपने उनको कोई वीडियो से रिलेटेड दिखा दिया तो फिर वो उससे 30% तक चले जाएंगे, 50% तक चले जाएंगे। लेकिन क्रिएशन उनकी तभी होगी जब आपका माइंड
उस लेसन को पढ़ने के बाद और पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने से पहले अपने दिमाग में कम से कम 4-5 चीज़ें क्रिएट कर रहा होगा, तो वो आपकी क्लास में ऑटोमेटिकली डिवाइड होके हर 2-4 बच्चों का ग्रुप एक चीज़ क्रिएट करने के काबिल होगा। और अगर वो नहीं हो रहे काबिल, तो आप उनको आइडियाज़ देंगे कि ये क्रिएट हो सकता है, ये क्रिएट हो सकता है। क्रिएशन से मुराद कोई फिजिकल चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्रिएट आइडियाज़ भी होते हैं, क्रिएट कुछ इनोवेशंस भी होती हैं, इनोवेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि अब आपने ऐसा एक सवाल, इस जो चैप्टर आपने जो भी पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उससे एक सवाल ऐसा बनाएं कि जिसके जवाब में बच्चे को कुछ क्रिएट करना पड़े नया। डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक आपने देखना है कि इस सब से हटकर नया कुछ क्या क्रिएट हो सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा है। कम से कम एक सवाल बनाएं, एक से ज़्यादा आप जितने बना सकेंगे वो आपकी एबिलिटी और आपकी क्रिटिकल थिंक और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इंटेलिजेंस है जिससे आप ये चीज़ करेंगे। हम नेक्स्ट डोमेन की तरफ बढ़ते हैं, एवेल्यूएटिंग। एवेल्यूएटिंग, जो कुछ आपने किया, रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, एप्लीकेशन समझी, क्रिएट किया, उसको एग्जामिन करना भी ज़रूरी है, उसको जज करना भी ज़रूरी है। आप क्रिएट करेंगे, आपके बच्चे जज करेंगे, आपके बच्चे क्रिएट करेंगे, आप उसको जज करेंगे। जब आप किसी चीज़ को जज करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जजमेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन डिस्करेजमेंट के लिए और बैकफुट पे जाने के लिए नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, बल्कि एवेल्यूएशन इसलिए किया जाता है। अगर आप एग्जाम एवेल्यूएशन की बात करें जो हम बच्चों का लेते हैं, या आप एक टॉपिक के बाद जो एवेल्यूएशन होती है उनकी क्रिएशन की, उनकी एप्लीकेशन की, वो भी इसीलिए की जाती है कि फिर वो इम्प्रूव करें, वो अपनी उस क्रिएशन को डिफेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और उनकी वो जो SLO बेस्ड आउटकम्स जो आपने उनसे लर्निंग आउटकम लेने हैं उसको इन्हांस करेगा। पहले चैप्टर को करवाते वक्त, पहले टॉपिक को पढ़ाते वक्त ये चीज़ें शायद बहुत मुश्किल लगेंगी, लेकिन गिव अप ना करते हुए जब आप दूसरे से तीसरे लेसन तक जाएंगे तो आपको जस्ट ये जो है वो लाइक ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी इन प्लेजेंट विंटर वेदर की तरह लगेगा कि इतना इंजॉयबल है। बल्कि ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस आपके और बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो जाएगा, जो कि आज से पहले वाकई इतना नहीं था। टीचिंग जो है वो महज लर्निंग और लर्निंग रिप्रोड्यूस यानी कि रिमेंबरिंग वाली डोमेन से ऊपर नहीं बढ़ी थी। अब आप देखें रिमेंबरिंग तो सबसे लास्ट वाली डोमेन है, सबसे नीचे फॉल करती है। आखिरी डोमेन के बारे में हम बात करेंगे, एनालाइजिंग। बहुत सारे लोगों के मुताबिक एवेल्यूएटिंग, एनालाइजिंग जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, कुछ लोगों के लिए ये अलग कैटेगरीज भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी एग्जामिन है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, कंपैरिजन हम करते हैं जिस तरह की चीज़ों में, उनको हम एनालाइजिंग कहते हैं। एवेल्यूएटिंग की कैटेगरी में भी आता है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो एवेल्यूएशन और एनालाइजिंग दोनों की कैटेगरी में आएंगे। तो अब अपनी लास्ट दोनों डोमेन्स एवेल्यूएशन और एनालाइजेशन, इन दोनों के लिए आप कुल 2 सवाल बना लें जो उस लेसन से बिलोंग करते हों। और जब आपने ये सारा कंप्लीट कर लिया तो अब आप अगेन बेशक इस वीडियो को पॉज करें एक दफ़ा और वो जो सवाल आपने बनाए थे उनके जवाबात ढूंढें लेसन में से। अब देखें ये लेसन आपने इस वीडियो को सुनने से पहले, इस पोर्शन को सुनने से पहले रीड किया। रीड करने के बाद आपने बस रीड कर लिया, लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद अब जो रीडिंग है उसको एक मकसद मिल चुका है। इनफैक्ट आपका रीडिंग जो है उसके हर वर्ड और हर सेंटेंस को एक मीनिंग मिल चुका है कि ये क्यों यहाँ है और आप क्यों रीड कर रहे हैं। हर क्यों के साथ एक जवाब है, जवाब भी आप खुद ढूंढेंगे। जब उस क्यों के साथ के जवाबात आप खुद ढूंढेंगे और फिर आप सवाल क्रिएट करेंगे और उन सवालों के जवाब आप ढूंढेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि लर्निंग आउटकम कैसे आती है। क्योंकि ये करने के बाद उस लेसन से आपकी अपनी लर्निंग आउटकम आएगी सबसे पहले। और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कभी भी नहीं आ सकती जब तक टीचर लर्निंग आउटकम ना आए। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि जो आप ले आएंगे और बच्चों में तकसीम कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके अपने अंदर का जो एक टीचर है वो डेवलप करेगा, पहले अपने अंदर डेवलप करेगा। इसको SLO से पहले आप TLO कह लें, क्योंकि टीचर लर्निंग आउटकम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लेसन बनेगी तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की तरफ ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो जस्ट आपको मैं प्रेजेंटेशन के लिए और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर डाली हैं कि आपको पता चल जाए कि आपकी रिमेंबरिंग की कैटेगरी, अंडरस्टैंडिंग की डोमेन, अप्लाइंग की डोमेन जो है, इनमें किस किस्म के टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज है नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में जो आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पेपर में, टेस्ट में, या आप जो अभी सवाल यहाँ पर बना रहे हैं अपने बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, SLO के लिए, तो वो किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके लिए वर्डिंग आपने स्टार्टिंग वर्ड क्या यूज़ करनी है। हम अब कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
यहाँ पर मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास नंबर 1 पे ऑरेंज कलर में नॉलेज, जो अभी हमने रिमेंबरिंग की बात की थी। रिमेंबरिंग और नॉलेज एक ही चीज़ है। नॉलेज बेसिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में आपको याद होती है। नॉलेज से रिलेटेड जब सवाल किए जाते हैं तो उनमें डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, कोड, इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को सेट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चंस आप सेट करेंगे, जब आप अपनी टीचर्स कॉपी पे मेंशन करेंगे, तो ड्यूरिंग द रीडिंग आप एक पैराग्राफ के बाद, या मे बी डिपेंड अपॉन अगर लेसन छोटा है तो लेसन के बाद आप बच्चों से ये सवाल करेंगे और उनको जवाब देने का मौका देंगे। उनको आप बेशक नहीं बताएंगे, या उनको बताने की जरूरत नहीं है कि अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, अब ये एप्लीकेशन के डोमेन का क्वेश्चन नहीं। आपका क्वेश्चन खुद ब खुद उनको उस सारे प्रोसेस से गुजारेगा कि कहाँ उनका मेमोरी टेस्ट हुआ है, कहाँ उनका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हुआ है। और वो बच्चे जो रीडिंग में इंटरेस्ट शुरू में नहीं ले रहे थे, जब उनको पता चलेगा कि अच्छा बाद में टीचर ये सवाल कर रही है और जवाब देने वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन पे टीचर की अगर एक अप्रिसिएशन की निगाह भी उन पर पड़ रही है, तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत मोटिवेशन देती है। और वहाँ पर ऑब्जर्व करें उन बच्चों को जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आप उनको पार्टिसिपेट करें, या सेम टाइम उन्हीं सवालों को रिपीट कर लें जिसके जवाब वो ऑलरेडी सुन चुके हैं क्लास में, तो उनसे आप दोबारा पूछ लें। वो भी इंशाल्लाह आपके क्लास के पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम SLO सिर्फ चंद बच्चों के लिए नहीं है, ये आपकी क्लास में मौजूद हर बच्चे के लिए है। ठीक, नेक्स्ट रेड कलर में अंडरस्टैंड है आपके पास। अंडरस्टैंड के जो सवाल होते हैं, उनमें जो टर्म्स यूज होती हैं वो समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, इन्फर, रिलेट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज, साइट। थर्ड पे एप्लीकेशन की डोमेन है आपकी। अप्लाई के लिए जो आपके यूज होते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स में सॉल्व, चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफर, इस तरह की टर्म्स आपके यूज होते हैं सवाल में, जो आपके एप्लीकेशन के सवाल होते हैं, रियल लाइफ जो आपके सम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज। एनालाइज के अंदर भी आपके पास कंट्रास्ट, कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, कोरिलेट, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, कैटेगराइज, टेक अपार्ट, ये टर्म्स यूज होती हैं, जिससे आपको आइडिया होता है कि ये एनालिसिस के डोमेन के सवाल हैं। और आप भी जब सेट करें तो आप इन टर्म्स को यूज करें, आपके बच्चे इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एवेल्युएट आप देख सकते हैं, क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, डिफेंड, अप्रेज, वैल्यू, प्रायोरिटाइज, प्लान, ग्रेड, रिफ्रेम। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये एवेल्युएशन के सवालों में, कि आप एवेल्युएट कर रहे हैं जो पिछला आपने चारों डोमेन्स की, उसके बाद आपकी फाइनल एवेल्युएशन क्या है, उस लेसन को लेकर आपकी एवेल्युएशन क्या है। बेसिकली ये उस टॉपिक, उस लेसन की एवेल्युएशन की बात हो रही है। नेक्स्ट एंड पे यहाँ पर आपके पास क्रिएट आ रहा है, तो क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएशन के लिए क्या है, डिज़ाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, पहले भी हमने बात की इसके ऊपर, डेवलप, री राइट, उसी स्टोरी को रीराइट करें। पिवट, पिवट से मुराद ये है कि पिवट एक सेंटर पॉइंट को कहा जाता है कि जिसके ऊपर आप रोटेट करते हैं, कोई भी चीज़ पूरी रोटेट करती है और उसका सेंटर पॉइंट वही रहता है। मीन्स कि आपका सेंटर पॉइंट, थीम लाइन तो वही रहा कि अगर कोई हुस्न अखलाक के ऊपर था, लेकिन आपने उसके ऊपर एक नई कोई चीज़ क्रिएट कर दी, उससे रिलेटेड कोई नई बात कर दी। जैसे मुख्तलिफ अशार होते हैं, एक शेर आपने बोला, उसका मीनिंग है, तो उसी मफहूम और मीनिंग वाला किसी दूसरे शायर का दूसरा शेर आपने बोल दिया, तो ये हमारे लिए एक पिवट की एग्जाम्पल हो जाती है, क्रिएशन होती है। मॉडिफाई, पहले मौजूद चीज़ है उसको अपने मुताबिक मॉडिफाई करें, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अंजाम, स्टोरी का एंड बदल दें, टाइटल बदल दें, कैरेक्टर्स को आप इंटरचेंज कर दें अगर आपको लगता है। कोलैबोरेट, इन्वेंट, राइट, इन सब चीज़ों का आप अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में मजीद कुछ आपके पास टर्म्स यूज़ होंगी, जिसमें आपको ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डोमेन्स को कैसे आपने यूज़ करना है SLO बेस्ड टीचिंग के लिए, उसका आइडिया होगा। हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। अब यहाँ पर भी आपके सामने देख लें, बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो डोमेन है वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने इससे रिलेटेड सवालों को कैसे उठाना है, अपने जहन में कैसे बनाना है। अब रिमेंबरिंग के सवाल बनाना सबसे आसान है, ये नहीं कि आप रिमेंबरिंग के तो 20 सवाल बना दें बच्चों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के भी आप बना लें, लेकिन एप्लीकेशन, एनालाइजेशन, एवेल्युएटिंग और क्रिएशन को आप छोड़ दें। नहीं, आपने हर डोमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, बल्कि क्रिएशन और एवेल्युएशन की जो डोमेन है और अप्लाइंग की जो डोमेन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन है। उनमें से आप जितने मैक्सिमम सवाल अपने जहन में क्रिएट कर सकते हैं रीडिंग के दौरान बच्चों से पूछने के लिए, वो आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बताएगा कि किस हद तक आपके बच्चे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को पढ़ने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, आप माशाल्लाह अंडरस्टैंड कर सकते हैं,
जब आप ये वीडियो देख रहे हों या आपको बाद में अपनी किसी भी रीडिंग के उसके लिए स्लाइड क्वेश्चंस बनाने हों, तो आप इस स्लाइड के ऊपर पॉज करके रुक जाएं और अपने मतलब के वर्ड्स को सेलेक्ट कर लें, आपको हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के को गूगल करें तो आपको बहुत बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन मिलेंगी, उसके ऊपर इमेजेस मिलेंगे कि जिनकी हेल्प से आप अपनी ये चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन आई मस्ट टेल यू, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आप अपना लेसन गूगल पे टाइप करके बोलें कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सवाल आपको निकाल दें। ऐसा नहीं होगा, सवाल आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ आपको इंडिकेटर्स बताती है कि किन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप अपने स्टूडेंट से बेस्ट लर्निंग आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। और आपकी कामयाबी और सक्सेस इस बात में है कि जब आपकी पूरी क्लास लर्निंग आउटकम्स दे रही हो। चंद बच्चे जो हैं वो तो प्रीवियस सिर्फ नॉलेज बेस्ड टेक्निक के ऊपर भी लर्निंग आउटकम्स ऑटोमेटिकली दे रहे थे, उनके पास कुदरती तौर पर ऐसे जहानत मौजूद थी। अब आपने अपनी क्लास के टॉपर से लेकर लो एवरेज स्टूडेंट को उस लेवल पर लेकर आना है कि वो अपने कैलिबर के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग और क्रिएशन के काबिल हो जाए। क्रिएशन की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, जी क्रिएटिव राइटिंग हो, क्रिएटिविटी हो, तो क्रिएटिविटी भी याद रखें कि हर बच्चा अपने कैलिबर पे करेगा। किसी की क्रिएटिविटी आपसे भी हाई हो सकती है और किसी की क्रिएटिविटी सबसे भी कम हो सकती है, लेकिन वो उसकी क्रिएटिविटी है, सो उसकी क्रिएटिविटी के लिए उसको अप्रिशिएट करें। आई होप कि एनफ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मज़ीद भी कोई प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह आपका इस चीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको बेहतरीन टीचर्स बनाए। SLO बेस्ड टीचिंग इज़ अ रियल टीचिंग अकॉर्डिंग टू मी, और अल्लाह ताला हम सबको बच्चों के हक़ में बेहतरीन करे और उम्मत मुस्लिमा के ये जो चिराग हैं छोटे छोटे, इनको बहुत ज़्यादा चमकने वाला सूरज बनाने में हमारी मदद फरमाए, हम इसकी तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर, स्टे ब्लेस्ड, फ़ी अमानिल्लाह।